चलिए हम आज एक इशू पे डिस्कस करने के लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तर्सील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, आज हम एक मौजू पर आप सभी से बात करना चाह रहे थे, आप सभी के नुक्ता नज़र को सुनना चाह रहे थे। जिस तरीके से 2 दिन पहले मीडिया के ज़रिए से ये चीज़ वायरल हुई है कि गुजरात की साबरमती नदी में एक 23 साला खातून आयशा ने सुसाइड कर लिया था। आयशा के सुसाइड करने के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो, उसका जो लास्ट वीडियो था वो वायरल हुआ है, और जिस तरीके से मीडिया ने आयशा के इशू को कवरेज दिया है, उस मसले पर मैं आप सब तलबा के साथ डिस्कस करना चाह रहा था, ताकि आप लोगों का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बने और आप लोग भी चीज़ों को देखने, सोचने और समझने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकें। तो मैं ये चाहूँगा कि कल हमने बीए की क्लास में कुछ डिस्कस किया था, आप सभी को मैं चाहूँगा कि सुनो, इस इशू को आप लोग कैसे देखते हैं और जो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है आप लोगों के पास। जी इफ्रा, आपने वो वीडियो देखा? जी सर। जी जी, इस मसले पे आप अपनी राय, आप क्या समझते हैं, क्या किया जाना चाहिए? फर्ज कर लीजिए आप अखबार के एडिटर हैं या सब एडिटर हैं, आपको एडिटोरियल लिखने को कहा जा रहा है, तो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो आप यूं समझिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रखेंगे इस इशू पर। सर मेरे हिसाब से तो पहले लड़कियों को अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए कि ताकि वो कभी किसी पे डिपेंड ना हो सके। अगर उनका हस्बैंड उनको सप्रेस करता है या उनको डोमिनेट करता है, तो वो इतनी एजुकेटेड हो कि वो अपना राइट्स जानती हो, इस्लामिक वे में भी और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी, और इतनी इंडिपेंडेंट हो कि वो खुद इस चीज से बाहर निकल करके और खुद अपना कुछ भी करे और अपने आप पे मतलब किसी पे डिपेंड ना हो। और उनके माँ बाप अगर उनको सपोर्ट करेंगे और अगर वो पहले ही उनको इतना उस काबिल बना देंगे कि वो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, तो ऐसे इश्यूज खुद कम देखने को मिलेंगे। आयशा के इशू में कहां पर और क्या गलती हुई? सर शायद उनके आसपास कोई वैसा होगा नहीं जिनसे वो अपना ये स्ट्रेस शेयर कर पाती होंगी। क्या पता उनके घर में कभी उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग ऐसे इश्यू को अभी भी सोसाइटी में खराबी तौर पे देखते हैं कि जब लड़कियां अपने ससुराल से वापस आ जाती हैं, घर एक्सेप्ट नहीं करता है, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो शायद हम ही लोग एज अ सोसाइटी अभी उतने अच्छे नहीं हुए हैं कि हम लोग ऐसे इश्यू को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें या लड़की को मेंटली स्ट्रांग बनाए कि वो ये सब से कोप अप कर सके। तो अगर आयशा को कहीं पर बात करने का या अपना प्रॉब्लम डिस्कस करने का मौका मिलता तो शायद उस इशू को या वो मसले को टाला जा सकता था। जी सर, अगर वो किसी से बात करती तो वो अपना जो उसके दिमाग में चल रहा था वो अपना परेशानी उससे शेयर करती। भले सामने वाला कुछ भारी स्टेप नहीं लेता पर उसको कंसोल तो करता। अगर वो ऐसा बताती कि उसके जहन में ऐसा चल रहा है, तो शायद उसको बताता कि नहीं ये अल्लाह ताला इसके खिलाफ कितना है, तो शायद दिल अगर ये होता, उसके दिल में खौफ आता कि अल्लाह का, और फिर वो सोचती कि हाँ अभी तो जिंदगी है। अगर वो अभी ही से कुछ करना शुरू करती, अगर वो केस करती, और केस जैसा कि उसमें बोला जा रहा है, उसके पापा ने बयान दिया कि केस हो चुका था ऐसा वैसा, तो अगर लॉ भी हमारे कंट्री में उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो ये सब इश्यूज पे जल्दी काम करे, अभी भी लोग ऐसे ऐसे इशू को कोर्ट में पुलिस वाले टालते जाते हैं, उतना जल्दी इन पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो अगर लॉ स्ट्रांग हो, सोसाइटी स्ट्रांग हो, तो ये सब इश्यूज थोड़े कम देखने को मिलेंगे। जी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबीना से। सबीना, आपको जी ये सर। इशू पर जी आपका क्या मतलब स्टैंड है? आप ये फर्ज कर लीजिए कि आप इस मसले पर एडिटोरियल लिख रहे हैं जहां पर आप पब्लिक को भी गाइड करेंगे, उस लिहाज से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा।
जी सर, जैसे कोई शादी होती है तो मतलब लड़की से दूरी डिमांड की जाती है, तो क्या कहते हैं सर, और इससे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है। हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस होता नहीं क्या मतलब जहाँ ड्यूटी डिमांड हो वहीं पे और भी रीजन है इसके, जैसे बेटी पैदा होती है लेकिन बेटा पैदा नहीं होता, इससे भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं आयशा की, तो आयशा से आयशा का केस डिमांड से रिलेटेड है, तो सर मैं बात करेंगे इसके साथ कई प्रावधान भी है, जैसे सेक्शन 304 भी दहेज देते हैं, मतलब जो उनके पति सबीना, आपसे सेक्स। रिक्वेस्ट है थोड़ा धीमे धीमे बोलिएगा ताकि हम आपकी हाँ बात सर, को सही। हाँ सर, इसमें ये सेक्शन बात करता है, अगर कोई औरत शादी के 7 साल के अंदर मरती है या उसे जलाया जाता है, तो इससे पता चलता है कि ये ड्यूटी डेट मतलब कंसिडर किया गया है, तो इसमें मतलब 7 साल की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। मतलब इसे पता कैसे लगाया जा सकता है कि ये ड्यूटी डेट है, मतलब ये इसके शरीर पर कोई जला हुआ निशान या मतलब चोट के निशान या जहर से दिया गया, तो मतलब जो मुंह पे झाग आ जाते हैं, मतलब इससे चल सकता है। मतलब इसके सर की मेन पॉइंट ये है कि शादी के जब डेथ होती है वो 7 साल के अंदर ही हो, और जो मतलब उस पर अत्याचार हुए हों तो वो हस्बैंड से या उससे रिलेटिव उनसे हुए हों, और मतलब सर फिर इंडियन एविडेंस एक्ट मतलब सबीना, 1870 सेक्शन सबीना, आप कानून की बात कर रहे हैं। यहाँ 113 पर बी मसला है, यहाँ ये पर मान मसला लेता है, है कि वो डोरी डेथ है। लेकिन जी यहाँ सर। पर जो सबीना का केस है, हम एक पर्टिकुलरली केस के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो आयशा ने जो सुसाइड किया है, इस केस पर आप बताइए कि भाई कहाँ पर और किससे गलती हुई थी और कैसे क्या इस हादसे को हम टाल सकते थे। सर मैं वही बता रही हूँ सर, के मतलब ये है, मतलब अगर उन पर मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था तो सर वो 498 के तहत मतलब इंडियन इंडियन पेनल कोड के तहत मतलब भारतीय दंड संहिता, मतलब ये वो केस कर सकती थी जिसमें जो उन्हें उन्हें उनके पति को 3 साल की सजा और फाइन भी दिया जा सकता था। और सर अगर वो वैसे भी पढ़ी लिखी थी और वो सर वो केस भी कर सकती थी, जिसे मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत 125 बार उन्हें हस्बैंड उन्हें खर्चा पानी दे सकता था। सबीना, यहाँ पर जो लड़की का हम केस डिस्कस कर रहे हैं वो एमए इकोनॉमिक्स भी थी, वो पढ़ी लिखी थी, जी सर। और उसके बावजूद ये हुआ है, तो कहाँ पर गलती हुई है हाँ और किससे। हाँ सर। सर क्या कहते हैं सर, वजह ये भी हो सकती है सर, जैसे मतलब लड़की को बताऊंगा सर यही किया जाता है कि वो एक ही रिश्ते में बंधी रही, और माँ बाप भी सर उस पर यही कहते हैं कि मतलब सब कुछ जानने के बावजूद भी सर उसी रिश्ते में मतलब सुलझाने में लगे रहते हैं, लेकिन उसे कभी हटने के लिए नहीं कहते। तो माँ बाप का कसूर है कि माँ बाप अगर अपनी लड़की को कह रहे हैं कि मसला भी है तो तुम वहीं पर निभाओ, तो क्या फिर माँ बाप भी बराबर के जिम्मेदार हैं जो कुछ हुआ है आयशा के साथ। सबीना, जी सर। हाँ सर, उनके माँ बाप तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ सर लड़की के माँ बाप ज्यादातर ऐसे होते हैं, लेकिन कभी लड़की की बात मतलब सुनते ही नहीं सर, वो उसी रिश्ते में मतलब समाज के बारे में सोचते हैं कि हमारा समाज क्या कहेगा, लेकिन लड़की की वो समस्या सुनते ही नहीं। तो एज एन और सर इंडिविजुअल। जो क्राइम हो रहे हैं, जी सर जी, जो सर ये क्राइम हो रहे हैं वो तो चार दीवारी के अंदर ही हो रहे हैं, और सर समाज में मतलब ये मियाँ बीवी का मसला समझकर सर छुटकार दिया जाता है। और सर ऐसे कैसे सबसे बड़ी सर ये वजह हो सकती है क्या, लड़के वालों की तरफ से मतलब कोई जो केस होता है तो कोई पॉलिटिकल मतलब जो सोर्स लगाई जाती है, जो सर ऊपर तक केस जाता ही नहीं, मतलब वहीं पर रफा दफा कर दिया जाता है। हल ये क्या सर है, सबसे बड़ी सिस्टम सर हमारी हो सॉल्यूशन। गई है सर। सॉल्यूशन आपकी आवाज कट रही है। जी सर, सॉल्यूशन यही है कि सर सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले हम अपने सिस्टम को सही करने की जरूरत है। सबसे सर पहले अलग हम अलग महिला अपने थाने बनाए जाए। अपने सिस्टम को दुरुस्त करें। आपने बहुत सारे कवानीन की भी मिसाल दी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होता, और जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं मेरे हिसाब से हम उस पर, मेरे हिसाब से मैं लास्ट में शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। ठीक है, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि आप न्यूज़पेपर के जरिए से, एक आर्टिकल के जरिए से, एडिटोरियल के जरिए से सबको गाइड करें,
तो उस वक्त आपको ये कोशिश करना है कि आपके जो व्यूज हैं वो बैलेंस हों, वो एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हों, ताकि पढ़ने वालों को भी वो तस्वीर समझ में आए। जी नेक्स्ट। जी सर। जैनब गजाली ज्वाइन किए थे हमारे साथ, हैं वो? यमन, उम्मे यमन, यमन आवाज आ रही है मेरी? चलिए, और एक स्टूडेंट जिन्होंने क्लास शुरू में ज्वाइन की, निदा नाजमी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा। सर अकॉर्डिंग टू मी, तो सबसे पहले तो लड़की और जो वो लड़का था, इन लोगों की मैंने सुना सर लव मैरिज थी। लेकिन लव मैरिज में जहेज का मसला कहाँ से आ जाता है? सर वही तो सर, ये लोग बचपन से रिलेटिव्स भी थे। सोर्स क्या है आपकी ये इंफॉर्मेशन का? कहाँ पर सर पढ़ा आपने? सर ओके, सोशल मीडिया। जी तो सर सबसे पहली बात कि सर ये लड़की इस लड़की को सर बचपन से जान रही थी, और हम जी जानते हैं अगर हम किसी के साथ सर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो हमको उसके नेचर के बारे में पता होता है कि वो कैसा है। और ये लड़की उसके साथ साथ बचपन से थी, तो कहीं ना कहीं सर इसको पता रहा होगा कि ये मतलब लालची है, ये हो सकता है सर वो गुड लुकिंग पर्सन था, तो सर कैरेक्टर वाइज भी सही नहीं सर। उसका ये भी मैंने देखा है कि डॉरी एक अलग मतलब केस है, और उसका सर रिलेशन किसी और के साथ भी था। जी सर वाइफ के सामने में सर वो किसी और से वीडियो कॉल में बात करता था, उसके सामने में सर किसी और से बात करता था। तो जी सर कहीं ना कहीं सर लड़की शादी से इन सब चीजों को जान रही थी, तो सबसे पहले सर उसको ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है। क्योंकि सर कैरेक्टर किसी भी इंसान का अगर खराब है तो सर हम कैरेक्टर सुधार नहीं सकते हैं, तो सबसे लेकिन पहली गलती थी वही। लेकिन लेकिन आयशा के पास एक सोल्यूशन ये भी था कि वो सेपरेट हो जाते। भाई जब उसको पता चला कि शौहर के साथ कुछ सर इश्यूज आज हैं। सर यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं, मतलब उसने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने कहा कि एक तरफा प्यार प्यार नहीं होता, तो सर कहीं ना कहीं वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उससे अलग नहीं होना चाहती थी। और जब वो मरी तो उसको कॉल किया और 70 मिनट उससे बात की, तो उसमें उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। उसने मना कर दिया, तो वो इस चीज को सर एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और उसने मरना सर ज्यादा समझा। इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? कैसे हम मुस्लिम सोसाइटी में जहां पर खुदकशी यस हराम सर। है, जहेज के ताल्लुक से सबसे बता। जी यस बताइए। है सॉल्यूशन। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको अच्छी तरीके से गाइड करें, और इस्लामिक तौर पर उनको अच्छे, जैसे मौलाना है, मौलवी हैं, उन लोगों से उनको मोटिवेट करवाने की कोशिश करें, तो सर कहीं ना कहीं इन सब चीजों से बहुत असर पड़ता है बच्चों पे। तो क्या, अच्छा, मौलाना मौलवी की बात आती है और इस्लाम में शादी से पहले लड़का लड़की को देख सकता है, पसंद कर सकता है, उसको हक है। लेकिन इस चीज को हमारी सोसाइटी में बड़े ही पसंद करते हैं, या मतलब दो तरह की शादियां होती हैं, या तो अगर वो अपनी पसंद से कर ले तो उसको लव मैरिज कह देते हैं, और फिर बड़े जब पसंद करते हैं तो अपनी पसंद वो पूछते नहीं बच्चों से या लड़की से। सर वो दौर अलग था, लेकिन सर आज की जो जनरेशन है वो इतनी सर लड़की हो या लड़का, तो इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है कि फैमिली और पेरेंट्स उनकी राय पूछते हैं। सर जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड, बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, वो ही मतलब लड़की से या लड़के से उनकी राय नहीं पूछते हैं। लेकिन मीडिया में इस तरह पोर्ट्रेट किया जाता है कि मुसलमानों के यहाँ लड़कियों को उतना राइट नहीं है, उनके जो माँ बाप हैं वो जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। नहीं सर,
जिस जहाँ पे जिस सोसाइटी में हम रहते हैं सर, यहाँ पे फ्रीडम दी जाती है लड़कियों को कि वो मतलब अगर लाइफ पार्टनर चुनना है तो वो उनको बोल देते हैं। सबसे पहले तो बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप जिस तरीके का कोर्स कर रही हैं या जिस तरीके का आपका मेंटेलिटी आप चूज कर लें, उससे नहीं होता है तो फिर अगर पेरेंट्स जो चूज करते हैं तो वो गर्ल्स पे और बॉयज पे छोड़ देते हैं कि अगर तुम्हें पसंद है तो ही हम शादी करेंगे, अदरवाइज कुछ प्रेशर नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं लड़की की गलती बता रहे हैं, आपका जो सारा मतलब कंक्लूजन है कि शायद लड़की अगर जानती थी उसके कैरेक्टर को पहले से तो उसको इस शादी को अवॉइड करना था। सर अवॉइड करना चाहिए था, और सर उसकी आगे भी जिंदगी थी, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से मोटिवेट करके उसकी दूसरी शादी भी करवा सकते थे। सर मौत हराम करना हर चीज का थोड़ी ना होता है, मौत हराम करके वो खुद थोड़ी मरी है, पूरी फैमिली को मार चुकी है वो। सर पर उसके फादर का इंटरव्यू देखा तो वो बेचारे सर पता है वो डबल एमए कर चुकी थी और आईसीआईसीआई बैंक में जॉब भी कर रही थी, तो इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा फिर। ठीक है, इसीलिए मेरे हिसाब से जब हम इल्म हासिल करते हैं तो साथ में ये दुआ भी करना है कि ये इल्म हमारे लिए नफ़े वाला बने। ठीक है, आपका अच्छा अच्छा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। नेक्स्ट। सर मेरा इस पे कुछ एक अलग राय है, मैं कहूँ। एक मिनट में देख नहीं पा रहा हूँ। आप जी अकमल आप बात करें। निदा पे से कहना है कि उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स उनकी दूसरी शादी भी करा सकते थे, लेकिन जिस मुआशरे में हम लोग हैं इसमें कबूल लड़का ही कबूल नहीं करता है लड़की को। वैसी लड़कियों को जो तलाक याफ्ता होती हैं या फिर अगर वैसा हो जाता है किसी के साथ तो उसे हमारा समाज कबूल नहीं करता है। ठीक है शादी नहीं करेंगे, ठीक है शादी नहीं करेंगे, वो एक एजुकेटेड लड़की थी, शादी वो सिंगल लाइफ भी मतलब गुजारा कर सकती थी ना, मतलब हाँ तो सुसाइड फिर करना उसमें भी अगर वो लड़की अगर तलाक लेकर के घर पे बैठ जाती है अपने सोल्यूशन नहीं वालिदैन के घर पे, है, वो अकेली थोड़ी हम रही है, उसकी पूरी हमारा समाज तो उसे भी चैन से रहने नहीं देता है ना। उनको भी कहता है कि मायके में बैठी हुई है। चलिए। मतलब पूरा खुलासा ये है कि तलाक याफ्ता लड़की को सही नजर से नहीं देखते हैं हमारे समाज में लोग। नहीं, ये हमारा समाज और ये लोग ये कहाँ से आते हैं? कौन है ये ये तो जो ये तो हम ही लोग बनाते हैं सर, हाँ, फिर उस चीज को बढ़ावा तो हम ही लोग देते हैं। आप अपना 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 रोल जो है उसको भी आप महसूस कीजिएगा। मैं जी चाहता हूँ ये डिबेट से ज्यादा पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। नेक्स्ट कौन आएंगे? मैं खास तौर पर जो हमारी क्लास में जैनब जैनब आवाज आ रही है आप तक? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मौजू आप मेरे हिसाब से आप ज्वाइन किए थे तो मौजू क्या है आप सुन चुके हैं। इस पर आपको अपना नुक्ते नजर पेश करना है कि आप एक एडिटोरियल लिख रहे हैं इस मसले पर। आयशा का जो सुसाइड वाला मामला था उस मामले पर आप एक एडिटोरियल लिख रहे हैं, तो आप कैसे अपने नुक्ते नजर को पेश करेंगे जैनब? जी सर, तो पहली चीज शायद उनको आवाज उठानी चाहिए थी और ये मतलब ये कदम नहीं उठाना चाहिए था उनको। और दूसरी चीज, आज के अगर दौर में देखा जाए तो लड़कियां भी अभी मतलब स्टैंड ले सकती हैं। तो बहुत से ऐसे मिसालें हैं जो सिंगल वुमेन या फिर समझिए सिंगल पेरेंट के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं, बहुत सी खवातीन हैं। तो हालात का मुकाबला करना चाहिए। और हाँ, परेशानियां होती हैं और ये मतलब बहुत समझिए उन्हें फेस नहीं कर पाए, मगर वो शायद उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। कौन कसूरवार है इसके लिए? नहीं, जब तक कि दोनों हम कसूरवार को नहीं पहचानेंगे तो हम उसको तवज्जो भी नहीं दिला सकते कि भाई यहाँ पर गलती हुई है। एक तो उसको तवज्जो दिलाना है और उसको तवज्जो दिलाने के बहाने हम अपने अतराफ व अकनाफ में इस तरह के वाकयात को कैसे रोक सकें उसकी भी कोशिश करना। जी जैनब।
जी सर, तो ये जो जहेज का सिस्टम है, इसे पूरी तरह से हम लोगों को मतलब गर्ल्स को बाइकआउट करना चाहिए। मतलब हमें इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। मतलब आजकल क्या हुआ है कि सोसाइटी सोसाइटी में सब देते हैं, तो क्या होता है अब मिडिल क्लास हो या फिर अपर क्लास हो, ये लोग तो दे सकते हैं, मगर जो लोअर क्लास होते हैं इनके लिए मसला बन जाता है। मगर ये सोसाइटी में एक सिस्टम बन गया है कि इतना 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 देना ही है। ठीक है, तो इसे हम लोगों को बाइकआउट करना है, चाहे वो अपर क्लास के हो या फिर मिडिल क्लास के हो। हमें जहेज को बाइकआउट करना चाहिए, तब शायद ये सिस्टम बदल सकता है। जैनब, आपसे सवाल कर सकता हूं मैं? जी सर। लड़की होने के नाते ये बात बड़ी जोर से उठा दे, लेकिन अगर आप अपने भाई के लिए जब कोई भावज लेके आ रहे हैं, आप अपनी भाभी लेके आ रहे हैं, तब भी आप ऐसे ही कहेंगे? जी सर, जरूर यही कहूंगी मैं। और मेरे हिसाब से यही हमारा इम्तिहान होता है कि हम जब हमारा रोल बदलता है तो क्या उस वक्त भी वही बात करते हैं। तो आपकी सारी बात का खुलासा ये है कि जहेज इस मसले की वजह है और जहेज के खिलाफ हम सबको आवाज उठाना चाहिए। जी सर, नॉट ओनली जहेज जहेज की बात नहीं कर रही मैं। जो शादियों में बेजा खर्च करते हैं, या फिर अब ऐसा हो गया है कि लड़की की शादी मतलब बहुत बड़ा बोझ बन गया है। तो रस्म रिवाजात या फिर कुछ भी हो, तो इन्हें आसान करना जरूरी है, बदलना जरूरी है हमारी सोसाइटी को। जी, बेहद शुक्रिया, आपने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। और कौन है? मैं चाहूँगा पहले जो क्लास में हमारी लड़कियां हैं उनके नुक्ता नज़र को सुनो। वो अगर एज एन एडिटर एडिटोरियल लिख रहे हैं या मजमून लिख रहे हैं तो वो कैसे अपनी बात को पेश करेंगे। नौशीन, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मेरे हिसाब से आप सबको अपनी बात, अपना नुक्ता नज़र रखना चाहिए, रखना मतलब एज ए इंडिविजुअल भी और एज ए, चूंकि मीडिया की फील्ड में हम तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर मुख्तलिफ खबरों पर अपना नुक्ता नज़र भी बनाए रखना होगा। सईद आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, जिस टॉपिक पे बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आज हाईलाइट हुआ है, तो सबकी नजर है उस पे। जी लेकिन जो चीजें ये लोग सोशल मीडिया पे अभी मतलब आई एम जस्ट फेड अप ऑल दिस थिंग सर। ये कंटिन्यूसली हो रहा है। एक ने सुसाइड किया, इट्स नॉट अ टाइम टू ब्लेम हर, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। सर, इस मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी भी विमेन के साथ ऐसा होता है तो उसके आस पास जो लोग हैं, मेंटल इलनेस की चीज सुनी होगी आपने। मेंटल इलनेस ये कहाँ से आता है? अगर हम खुद हैं तो हम लाइफ का कर सकते हैं। सईदा, तो जैसे आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही है, आप जो डिस्टेंस माइक के साथ रखें प्लीज। जी, जी सर, अब आवाज आ रही है? अब क्लियर है आवाज। यस सर। ये जो मतलब कोई भी मतलब सिचुएशन का किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं होता है सुसाइड। लेकिन सर एक मेंटल इलनेस भी होता है। जैसे अगर हम खुश हैं तो हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा कि अपनी जिंदगी को खत्म कर दो। लेकिन ये चीजें कब होती है? जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं। और ये जो मैटर है इसमें ये होता है कि सर इसने सुसाइड किया, इसके जिम्मेदार इसके आसपास के सब हैं, इसकी फैमिली भी हो सकती है। क्योंकि सर कोई भी फैमिली या पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, बट मेंटल सपोर्ट उसको सही नहीं मिल पाया। अगर उसको मेंटल सपोर्ट मिला होता, सर मैं एक बेसिक चीजें जो मैंने देखी है उस पे बात करूंगी। मेरी फ्रेंड के साथ सेम हुआ था। शादी के बाद उससे दहेज मांगा गया। शादी के बाद, उससे पहले उनको नहीं चाहिए थी। एक बार दिया गया, दूसरे बार फिर उसको चाहिए। दूसरे बार भी दिया जाता, लेकिन क्या जरूरी है कि तीसरी बार वो नहीं मांगता? सर तो उस टाइम उसके ब्रदर ने स्टैंड लिया और उसने कहा कि हम अपनी बहन को अब नहीं टॉर्चर होने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। तो वो सिचुएशन ये है कि वो आराम से अपने घर पे अभी है और पढ़ रही है। तो ये स्टैंड लेना चाहिए। शादी के बाद जैसे सोच लेते हैं कि ये तुम्हारा घर है और मर जाना लेकिन नहीं आना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है।
और दूसरी बात यह है कि सर ये जो दहेज जो है सिस्टम सिर्फ एक लड़के की फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जिन लड़कियों के माँ बाप के पास पैसे होते हैं वो लोग दे के बढ़ा रहे हैं उसको। जिसने दे दिया, अब मेरी फैमिली ने अगर दे दी तो मेरी कजिन को भी देना पड़ेगा, चाहे उसके फादर के पास हो या ना हो। तो सर इस चीज की वजह से भी ये दहेज का जो सिस्टम है, कुछ लोग अपने शो ऑफ के लिए दे रहे हैं जो कि किसी के लिए मजबूरी बन जा रही है। और यही सब रीजन हो रहा है। और दूसरी बात ये हो जाता है कि शादी जहाँ हुई ठीक है, तुम वहीं सरवाइव करो जैसा भी हो। फिर इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ पे जो असर पड़ता है उसी का नतीजा है सुसाइड करना। कोई नहीं चाहता अपनी लाइफ खत्म करने को। सर यही हुआ है यहाँ भी, इस चीज को समझने की जरूरत है। और ये जो सोशल मीडिया पे सर जो फैलाया जा रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई अफसोस कर रहा है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है सर। अभी समझने की जरूरत है इसमें। आप सोशल मीडिया पे आप हाईलाइट कर रहे हो कि मैं नहीं मानता, और आप अपने घर ही ले रहे हो। तो सर तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप में इस चीज को खुद पे अप्लाई करो, अपनी फैमिली पे देखो। दूसरों को बाद में देखना, पहले अपनी फैमिली में दहेज बंद करो। ये चीजें करनी चाहिए सर। मुझे यही लगता है, इसका रीजन यही है कि अभी अप्लाई करने का टाइम है। अभी इस पे बहस करने की जरूरत नहीं है सर। मैंने एक सिंगल पोस्ट नहीं सोशल मीडिया या कहीं डाला, क्योंकि ये सर चलता रहता है। मेरे डालने से क्या होगा? नहीं, मुझे अप्लाई करना चाहिए। तो वो चीज समझना है सर। बस मैं यही कहूँगी। जी, आपने एक अहम इशू जो मेंटल स्ट्रेस होता है जिसको एड्रेस नहीं किया जाता उस जानिब आपने निशानदेही की। आपने एक अपने सर्कल की एक बात भी की जहां पर लड़की दहेज के कारण जब उसको वापस घर में बिठा लिया जाता है या वापस वो अपने घर आती है तो वहां पर अब वो पढ़ रही है। लेकिन सवाल जैसे किसी एक और स्टूडेंट ने भी आइडेंटिफाई किया था कि अगर शादी के बाद कोई लड़की वापस अपने माँ बाप के घर आती है तो सोसाइटी वाले लोग जो कहते हैं वो भी एक बड़ा मसला है। और ये सोसाइटी के हम सब मेंबर्स हैं। एज एन इंडिविजुअल वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। सो एज एन इंडिविजुअल व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंसिबल इंडिविजुअल की जो होती है, हमें उस जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। आपने अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। और कोई पहले हम लड़कियों के तासुरात सुनना चाह रहे थे कि वो अगर इस मौजू पर एडिटोरियल कंट्रीब्यूट करते हैं या आर्टिकल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे। और कौन बचे हुए हैं? रक्षा से बात हुई, रक्षा तौहीद, अनम्यूट कीजिएगा और अपनी बात पेश कीजिएगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और कौन है? यमन, रक्षा आप फिर से ट्राई कीजिएगा, आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है। उम्मे यमन, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। चलिए, इनकी भी आवाज नहीं आ रही है। हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं आयशा जो साबरमती नदी में जिसने सुसाइड किया था उस इशू पर कि अगर आपको एडिटोरियल लिखना है इस इशू पर तो आपका स्टैंड क्या होगा। उसी बैकग्राउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब्दुल सबूर, अब्दुल सबूर माज की भी आवाज नहीं पहुंच रही है। अदनान जमील से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अनम्यूट करें और अपनी बात पेश करें। जी सर मैं 3-4 पॉइंट में अपनी बात रखूंगा और जो भी मेरे साथियों ने कही उन्हीं से, चूंकि मैंने इस केस पे बहुत ज्यादा अभी देखा नहीं है। पहली बात तो ये कि जो नदा कह रही थी कि जब किसी का तुम नेचर जानते हो, कैरेक्टर जानते हो, तो क्यों उसके साथ गई। अब एक चीज मैं नदा से पूछूंगा, अगर उसकी फैमिली आज किसी से शादी करा दे, या छोड़िए वो अगर किसी लड़के से मोहब्बत करे और वो शादी कर ले और कल को अगर वो लड़का जहेज मांगना शुरू करे तो नदा क्या करेंगी? क्या वो अपने आप को यही बात कहेंगी कि मैंने इसको समझा नहीं, मैंने इसके नेचर को जाना नहीं?
देखिए, रिश्ता जब बनता है ना, हर कोई पहले अपना अच्छाइयां ही बताता है, अपनी अच्छी शक्ल बताते हैं। जो अंदर की स्याही और जो गंद होती है वो एक वक्त के बाद नजर आती है। तो वहां भी यही हुआ होगा। बेशक जब रिश्ता नया था उस वक्त ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बाद में बीमारी शुरू हुई। दूसरी बात यह कि जो मौलवी को अथॉरिटी बताया जा रहा है कि मौलवी से कहा कहलाया जाए या मौलवी की बात कही जाए, तो एक बात जान लीजिए, मौलवी कोई अथॉरिटी नहीं है समाज के अंदर। उसकी बात जो है वो आम इंसान की बात की तरह ही कोई हुक्म नहीं है, खुदाई हुक्म नहीं होता है जो हर किसी पे फर्ज हो मानना। हम भी जानते हैं मौलवी कितने बयान देते हैं, हम सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो मौलवी का यहाँ कोई किरदार नहीं है। हाँ, उनको इस्लाही काम करने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन ये कहा जाए कि मौलवी से ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन पेश आती है एक लड़की के ऊपर, तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहली चीज, मतलब अगर वो प्रॉब्लम से जूझ रही है तो कहाँ जा सकती है? अपने माँ बाप के पास जाएगी। माँ बाप क्या करते हैं? अब मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये पूरा फसाद जो शुरू होता है वो माँ बाप से होता है। किस तरह? जी अदनान, अदनान आपकी आवाज कट गई है। मेरी आवाज आ रही है अदनान? जी सर, आ रही है। मेरी आवाज आ जी रही है सर? जी। हाँ सर, आप मैं अपना ये कह नुक्ते रहा था। नजर पेश कीजिएगा। एज एन एडिटर आप एक एडिटोरियल लिख रहे हैं, तो उस हवाले से आप 3 पॉइंट पेश कीजिएगा। हर फर्द आजाद है, आप अपना नुक्ते नजर भी आप भी पेश करने के लिए आप भी आजाद हैं। जी सर, आपका क्या एडिटोरियल होगा जिसको पढ़ के रीडर्स को गाइडेंस मिलेगा, कुछ उनको समझ में आएगा इशू क्या है? देखिए, मैं सबसे पहली चीज, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। इसके अंदर किसी को ब्लेम किया ही नहीं जा सकता। हमारे पास कुछ अभी जो गजाली वगैरह जो कह रहे थे कि इसमें गलती थी उस लड़की की, उसको नहीं जाके अदनान, आप बतानी समझे नहीं चाहिए इस और चीज को। दूसरे। मैं ये बता रहा हूँ कि हम हाँ डिबेट नहीं कर रहे हैं कि दूसरे क्या बोले। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, कि आप एक नहीं, बस एडिटोरियल मैं पीस अपनी करते बात हैं। को एक कनेक्ट करने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसमें ब्लेम नहीं करेंगे, पहली चीज। ठीक है, वो हो दूसरी गया आगे। चीज, किसी भी सोशल एविल को मैं ये कहूंगा कि बाइकआउट के जरिए नहीं खत्म किया जा सकता। जहेज को बाइकआउट के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बाइकआउट करके जहेज खत्म हो जाए, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा समाज इतना ज्यादा बटा हुआ है कि वो कभी एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकता है कि समाज में जहेज को बाइकआउट कर दें। तो सबसे पहली चीज, बाइकआउट को छोड़ दिया जाए। मेरा जो अपने एडिटोरियल में सबसे ज्यादा फोकस अगर मैं करूंगा, तो वो जो सईदा ने भी वो बात पहले कह दी, मैं भी उसी पे कहूंगा कि मेंटल जो ट्रॉमा से गुजरते हैं, जो लड़कियां गुजरती है, पहले उनको सुना जाए, उनको समझा जाए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश है, उनसे बात की जाए। इस पे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा, थेरेपी पे। और दूसरी चीज होगी, जो ऑप्शंस लड़कियों के पास हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। लड़कियों के पास ऑप्शन होता है कानून से मदद मांगने का। तो कानून, आप और हम ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारा कानून इन सब मामलों में किस तरह से हैंडल करता है। सालों सालों निकल जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। जब जो प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है ना, उसको सबसे अहम चीज जो वो चाहता है वो होता है इंसाफ, कि उसको इंसाफ मिल जाए। तो हमारे लिए सबसे पहली चीज है कि हम थेरेपी दें, उनकी उन जो बीमारी से जो मसले से जूझ रहे हैं उनको, उनकी बात को समझें, उनकी हेल्प करें। दूसरा, हम इंसाफ के लिए उनको तैयार करें, अपने इंसाफ के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जो भी हैं। और दूसरी चीज, रही बात मुसलमानों से ताल्लुक से, है कि वो उलमा के पास जाते हैं। मैंने एक लंबे अरसे तक उलमा के साथ काम किया है, एक शरिया काउंसिल के अंदर। मैं जानता हूं कितनी बुरी तरीके से वहां पर काम होता है। तो वहां पर लड़कियों को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो ज्यादातर बायस्ड होते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि इन दो इदारों को, कि एक हमारा कानूनी तौर पे जो इस तरह के मामले हों जहेज वगैरह के, या जो खानदान के जो भी लड़ाई झगड़े या मियाँ बीवी के आपस के मारपीट के मामले होते हैं, उनको फौरी से फौरी एक्शन लिया जाए, कानून इस पे फौरी काम करे। दूसरी, उलमा जो हमारे काम कर रहे हैं वो जरा अपना नजरिया बदलें। ठीक, मैं इन जी 2-3 चीजों पे अपनी बात खत्म करता हूँ। जी, ये अदनान का नुक्ते नजर था। अमान खान, अमान खान की आवाज नहीं आ रही है।
जसारत। जी सर। जल्दी से बताइएगा आपका क्या एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस इशू पर। जी सर, आज के दौर में लड़का खुदकुशी करना, किसी उत्पीड़न अपने पति के बातों से, ये खुदकुशी नहीं करना चाहिए था। और हमारे माशरे में खुदकुशी के अलावा बहुत सारे कानून कायदे हैं। अपना फैमिली है, अपने समाज है, अपने देश का कानून है, इन सब का मदद लेना चाहिए था। अगर आज वो खुदकुशी ना करके बल्कि एकजुट होकर कानून का मदद लेता, अपना सोसाइटी का मदद लेता, तो शायद हजारों लड़कियां जो जज्बा होती, चलो भाई अब हम जहेज के लिए आवाज साफ नहीं आ रही जसारत, जब माइक आप पकड़े तो वो डिस्टेंस थोड़ा सा देखें या नेटवर्क चेक करें। आपकी आवाज टूट टूट कर आ रही है, रुक रुक कर आ रही है। जी, तो उनको मुकाबला करना चाहिए कानून के हवाले और अपने समाज से रिलेटेड। लेकिन इसमें उनकी सुसाइड करने का कारण या तो माइंडलेस है, यानी कि उनकी दिमाग का जो बत्ती होता है वो गुल हो चुकी थी कि अब ना हम मायके यहाँ जाएंगे या फिर अपने ससुराल में जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे। ये शायद उन्होंने गलत किया, वो खुदकुशी नहीं करना चाहिए था, बल्कि उनकी सोसाइटी का मदद लेकर उनका मुकाबला करना चाहिए था उनके पति से, उनके ससुराल वालों से। इस तरह से उन्होंने मेरे साथ शादी की, उनके बाद आज हमें उत्पीड़न किया जाता है दहेज के मामले में कि आप दहेज इतना लाइएगा तभी आपको हम घर में रखेंगे, और नहीं लाइएगा तो आपको हम नहीं रखेंगे। तो ये सब चीज के लिए अपने खुद को जो है बदलना होगा। आज आयशा के साथ में न जाने कितनी ऐसी आयशा है कि इनके साथ इस तरह का जो है उत्पीड़न की जाती है और लोग इससे जूझ रहे हैं। हमारी अपने कटिहार जिले में एक जो है गर्भवती महिला को अपने जो है पति ने दहेज के मामले में घर से धकेल दिया और उनका मृत्यु हो गई थी। उनका कसूर था कि उनका बाप से वो दहेज नहीं लेना चाह रहा। वो मुसलमान थी? जी सर। अफसोस की बात है। चलिए ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। अब्दुल सुबूर, अब आवाज आ रही है आपकी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सर। जी जी वालेकुम सलाम। हाँ सर, अब आवाज आ रही है सर। आयशा के मामले में आपने कहा कि अगर कुछ लिखना है तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा सर कि जैसे कि उमूमन तमाम लोग कह रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी बात हो रही है, जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है उस वाकये को लेकर वो जहेज के सिलसिले में हो रहा है। लेकिन सर उसके अलावा भी एक और अहम पॉइंट ऑफ व्यू था कि जिसकी वजह से वो लड़की परेशान थी या वो लड़की मतलब ज़हनी तौर पर मुकम्मल तौर पर शशदर थी, वो ये था कि वो उसने अपने मतलब वीडियो में भी कहा कि एक तरफा मोहब्बत पर मतलब यकीन नहीं करना चाहिए। ये नुक्ता भी निहायत ही अहम है हमारे सोशल यानी हमारे समाज के लिए कि मतलब एक नौखेजी की जो उम्र होती है और उसमें मतलब जो लोग भी स्टेप उठा लेते हैं और उसके बाद इसी मसले को लेकर लोग निहायत ही परेशान होते हैं और जिंदगियां खराब हो जाती हैं। मतलब मोहब्बत करना नहीं करना ये तमाम चीजें पर्सनल मामला होता है और हर कोई इसमें आजाद होता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई आपको करना है नहीं करना है। लेकिन उसने जो सबसे अहम बात कही थी कि एक तरफा मोहब्बत अल्लाह ताला किसी को ना दे या इससे बचना चाहिए। तो ये भी आज हमारे मुआशरे का एक सबसे अहम इश्यू है सर। जहेज तो है ही और उसको रोकना है या उसको अवॉइड करना है, ये तो है अपनी जगह सर। तो मैं इस इश्यू पर बोला था। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया, ये एक अहम मसला है। सॉल्यूशन क्या है उसका? इसका सॉल्यूशन यही है सर कि हर इंसान अपनी मतलब मोहब्बत करने के लिए अपना पार्टनर चूज करने के लिए हर इंसान आजाद है जब वो बाशऊर हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर हमारी जो नौजवान नस्ल है या जो भी यंग जनरेशन है, हमें चाहिए कि उनकी ऐसी जहरीसाजी की जाए या उनके अंदर वो शऊर पैदा किया जाए कि वो सबसे पहले फैसला कर लें या कोशिश करें कि मेरे लिए क्या मुनासिब हो सकता है और कहाँ तक बेहतर हो सकता है, और उसमें अपने वालिदैन या बड़े जो लोग होते हैं इनके मशवरों से या जो मुनासिब हो सकता है। ऐसे नहीं कि हम किसी एक के पीछे पड़ गए हैं और अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। चॉइस होती है और उसमें जहां तक हो सका है हमें बेहतर इकदाम करना चाहिए सर। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने दिया कि जब आप खुद फैसला नहीं ले सकते तो वालिदैन से, बड़ों से जरूर मशवरा करना चाहिए। ये मतलब वाकई सोल्यूशन है। आपने एक आइडेंटिफिकेशन भी किया एक प्रॉब्लम का कि भाई ये वाला प्रॉब्लम भी है जो अभी जब आपकी जहन आपकी समझ अभी उतनी बालिग नहीं होती और आप इस तरह का फैसला करने में दिक्कत महसूस करते हैं तो अपने बड़ों से आप जरूर उस हवाले से मशवरा ले सकते हैं। शेख और एक बात मैं कहूँगा सर और एक बात कहूँगा मैं
कि मतलब एक तरफा मोहब्बत की जब बात हुई तो मतलब हमको ट्राई तो करना चाहिए कि मतलब सामने वाले को मतलब इजहार मोहब्बत करें होगा, लेकिन जब सामने वाला रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसी के पीछे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके हम कोशिश करें उसको छोड़ दें, ये सबसे अहम बात है सर, कि मतलब अपने आप को जो बर्बाद कर लेते हैं इससे बचना चाहिए। जी जी बिल्कुल। अजहर शाहीन, अनम्यूट कीजिएगा और आपका एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू या स्टैंड क्या होता है वो बताइएगा। अजहर शाहीन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर जैसे कि ये जो मामला हुआ है कुछ ही दिन पहले, जो एक लड़की आयशा जो कि अहमदाबाद की रहने वाली है, तो सर अभी हमारे भाई सब बड़े भाई भी इस पर बात कर रहे थे, सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। सर ऐसे कई बार ऐसे वाक़यात हमारे देश में रोनुमा हुए हैं। तो सबसे पहली बात, जिस तरीके से अभी भाई साहब भी कह रहे थे इस बारे में कि सबसे पहली बात ये होती है कि जब इंसान पैदा हो जाता है तो उसके बाद एक उम्र ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर वो बालिग नहीं है, वो मैच्योर नहीं समझा जाता है, वो अनमैच्योर होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब वो एक सोशल लाइफ में निकलता है, अपनी सोसाइटी में निकलता है, कुछ ऐसे मामलात उसको देखने मिलते हैं जहाँ पर कुछ लोग पहले ही उस मामले में शिकार हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने अभी कहा कि ये मोहब्बत का एक ज़रिया जो होता है, या बाकी ऐसे सोशल इवेंट्स होते हैं, या सोशल ऐसे काम होते हैं जो मुनासिब नहीं होते, जो एक्टिविटी होते हैं, जो सही ढंग में एक्टिविटीज़ ठीक नहीं होते। तो उस तरीके से जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं, एक सोसाइटी में वो रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलरली सोसाइटी के एक ग्रुप ऐसा होता है जो इन एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होता है, जो इन एक्टिविटीज़ में काम करता है। क्योंकि अगर रिसर्च के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे अभी भी ऐसे एक्टिविटीज़ हो रही है पूरे देश में और पूरी स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो उस तरीके से एक मिजाज, एक माहौल बन जाता है उस सोसाइटी में उनका, कि वो देखती है या देखता है, अगर लड़का भी हो या लड़की भी हो, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो वो देखते हैं किस तरीके से वो बिहेव करते हैं बाकियों के साथ, उनका आना जाना किधर होता है, किन के साथ उनका मिलना होता है। और ख़ासकर ये होता है कि जब वो एक जब पढ़ाई की तरफ जब मामला रखते हैं, वो पढ़ाई की तरफ ध्यान रखते हैं, उसके हट के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें उनमें भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। मगर देखने वाली ये बात है वहाँ पर कि वो एक्टिविटीज़ है क्या असल में, क्या वो एक्टिविटीज़ मुनासिब है उसकी ज़िंदगी के लिए, क्या वो ऐसे एक्टिविटीज़ तो नहीं है कल जाके अगर वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें, कल जाके कुछ ऐसा ना हो कि उसे अपनी ही ज़िंदगी पर पछतावा हो जाए, सबसे पहली बात। और ऐसे ही जब दिन ब दिन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो एक इंसान ऐसी सोसाइटी में मुलव्वस हो जाता है जहाँ पर ऐसे गलत हरकत या गलत एक्टिविटीज़ पाई जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं इसका शिकार हो ही जाता है। तो सर दरअसल बात इस तरीके से सोचते हैं कि एक समाज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एक ऐसा मुझे लगता है कि एक ऐसी प्लेटफॉर्म होने की ज़रूरत है जहाँ पर एक सोच के तवाज़ुन से इंसान को सोचना पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। घर फैमिली खुद ये प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि जहां पर घर के बड़े ही अपने बच्चों को इस तरह की सोच दे पाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल फैमिली हो सकती है, मगर फैमिली 24 आवर्स तो नहीं रख सकते बच्चों के साथ, क्योंकि सर देखिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन इज द फैमिली प्लेटफॉर्म। अगर वो नहीं तो फिर सोसाइटी क्यों सिखाएगी, दूसरे क्यों जिम्मेदारी लेंगे हमारी? सर ऐसा मुझे नहीं लगता ऐसे कोई माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि माँ बाप तो यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने। Asar Shaheen, why you are not taking a stand where you are declaring that family is the right platform, parents are the real teacher. It is their responsibility to teach the values to their children. So you are society. What do you mean by society? सर डेफिनेटली सर, क्योंकि सबसे पहला तो उस्ताद माँ बाप ही है, तो वो तो सही बात है सर, सबसे पहला उस्ताद तो माँ बाप ही है, क्योंकि माँ बाप से ही एक इंसान पहले माँ से ही जन्म लेता है। तो जन्म उस तरीके से स्टार्ट बर्थ ऑफ जब उनके हो जाते हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो माँ बाप ही उनको सिखाते हैं पहले, सबसे जो इनिशियल स्टेज होता है, जो इनिशियल पीरियड होता है, तो वही सिखाते हैं उनको किस तरीके से आपको रहना है वगैरह। मगर मैं उसके बाद सब कह रहा हूँ कि माँ बाप का बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता ही है सर। आप अदनान का पॉइंट ऑफ व्यू सुने नहीं मालूम। अदनान ने बिल्कुल जो हमारे उलमा इकराम या ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनका रोल क्या है उसको भी आइडेंटिफाई किया है। तो आप वो भी जहन में रखिएगा, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कीजिएगा कि जब आप एडिटोरियल में एक स्टैंड ले रहे हैं ना, यू शुड बी वेरी मच क्लियर
कि you are writing to guide your readers. If they come across these type of situation, then how should they proceed? How should they address the problem? What I expect कि भाई ठीक है, एडिटोरियल बहुत सारे अखबार में बहुत अंदाज में लिखा जाता है, बट being a trained journalist, what I feel कि भाई when you are going to write something on editorial as an editorial piece, you should be very clear what are the root cause of the problem and what solutions you are going to suggest to address the problem. So that is my request. Azhar Shahid. जी सर, सही बात है सर, आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है सर। सर बात इस तरीके से कि माँ बाप की है, जब हम बात करते हैं कि माँ बाप के बच्चों की जब हम बात करते हैं सर, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो माँ बाप का ही है सर बच्चों के ऊपर। क्योंकि माँ बाप ही एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो बच्चों को सिखा सकते हैं कि सही क्या और गलत क्या है, फ़र्क करवा सकते हैं कि सही क्या और गलत सकता है। सर अब जब बच्चा सोसाइटी में जाता है, पढ़ा लिख के आ जाता है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज से मुलस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसा स्टेज देखा जाता है जहाँ पर वो मैच्योर है नहीं सर, जहाँ पर उसकी उस तरीके मुनासिब सोच नहीं है कि वो फ़र्क भी कर सकता है। मगर जब माँ बाप उसको सिखाते हैं उसको कुछ समझ आ जाता है। मगर इनिशियल पीरियड ऐसा होता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे केस सामने आए हैं, कुछ ने सुसाइड किया है। जैसे अगर मैं खासकर अपने कश्मीर की बात करूं कि यहाँ पर अभी अलार्मिंग सुसाइड केसेस अभी चल रहे हैं सर। हाल ही में 10वीं जमात के नताइज यहाँ पर हुकूमत की तरफ से, जेके बोर्ड की तरफ से वो अनाउंस किया गया। उसमें देखा गया पर्टिकुलर सर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने रिजल्ट को लेकर सुसाइड किया। ये बहुत बदकिस्मत की बात है, क्योंकि नंबरात उनको कम मिले या किसी का एक सब्जेक्ट रेपियर था मगर उन्होंने सुसाइड किया। अब जानने वाली ये बात है कि उनके दिमाग में क्या है सर, क्या उन्हें माँ बाप की तरफ से ये परवरिश दी गई है? अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम भी आ जाता है जहाँ पर आपको लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी को उतार चढ़ाव आ जाते हैं, वहाँ पर आपको किस तरीके से टैकल करना है? क्या माँ बाप ने उनको सिखाया वहाँ पर? जी नहीं, देखिए आपके पास 1 ही मिनट बचा है, अपनी बात को आप उसे 1 मिनट में खत्म कीजिएगा। जी सर, आखिर में तो सोल्यूशन यही है सर कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों पर खास तवज्जो रखने के लिए, देखिए अगर मोहब्बत की बात करते हैं कि शरीयत ने भी इजाजत दी है लड़के और लड़की को आप पसंद कर सकते हैं किस इंसान से शादी करनी, मगर बेहतर ये है कि आप अपने घर वालों से भी पूछें, बड़ों से भी पूछें क्या ये मुनासिब रहेगा मेरे लिए। तो मेरे ख्याल में एक माँ बाप के साथ टच बने रहे, बड़ों के साथ, बुजुर्ग के साथ, ऐसे इंसानों के साथ जो आपको सही मशवरा दे सकते कि आपके आने वाली जिंदगी में क्या कुछ आपको करना पड़ेगा। जी बेहद शुक्रिया। सैफुर रहमान, अनम्यूट कीजिएगा सैफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। इस मामले में मुझे लगता है कि कई पहलुओं पर काम करने की ज़रूरत है, और अगर मैं मजमून लिखता हूँ, एडिटोरियल लिखता हूँ, तो तीन पहलू को खास तौर पे मैं सामने लाऊंगा। एक तो समाजी सतह पे काम करने की ज़रूरत है, जिसमें लीडर्स को भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमारे सोशल या रिलीजियस जो लीडर्स हैं। दूसरा क्या कहते हैं, फैमिली काउंसलिंग जो है वो हमारे में बिल्कुल भी नहीं है हमारे सोसाइटी के अंदर में। फैमिली काउंसलिंग पहलू पर भी काम की जरूरत है। तीसरा, कानूनी सतह पर, हुकूमती सतह पर भी काम की जरूरत है। इन तीनों पहलुओं में सबसे ज्यादा जरूरत होगा वो फैमिली काउंसलिंग के ऊपर है, क्योंकि आज हमारी सोसाइटी में जो नौखेज होते हैं या जो नौजवानी के दहलीज पे जो नौजवान होते हैं उनका अपनी सोसाइटी सिर्फ यही तक होता है कि हम खाते में पैसे देते हैं, हम अपना एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कभी खैरियत पूछ लिया, कभी तालीम के बारे में पूछ लिया, जबकि इस उम्र में एक मुकम्मल गाइडेंस की जरूरत हमें होती है। दूसरा, फैमिली काउंसलिंग की जरूरत जो है वो जो हमारी समाजी बुराइयां है उसको लेकर भी है, क्योंकि अगर एक लड़की के साथ जुल्म होता है, जैसे अभी हमने मामला आयशा का देखा, तो वैसे में हम देखते हैं जैसे हम मर्दों को कोस देते हैं, मर्द ऐसे हैं, मर्द वैसे हैं, लड़का ने ऐसा किया, लेकिन जब शादी किसी लड़के की लगती है उसमें औरतों का ही हाथ होता है, जो ननद होती हैं, जो उनकी इस लड़की की होने वाली सास होती हैं, उन्हीं का हाथ होता है। शादी के बाद भी जो फैमिली टॉर्चर होता है
उसमें मर्दों से ज्यादा कहीं ना कहीं औरतों का ही हाथ होता है। तो मामला मर्द बनाम औरत का नहीं है, मामला कहीं ना कहीं जो है हमारी जहन का है। हमारा जहन जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसा बन चुका है कि बहू को हम गुलाम समझते हैं, बीवी को हम गुलाम समझते हैं। इस तरह का एक नजरिया जो, या हमारी जो ननद होती है वो अपनी भाभियों को जो है अपने एक तरीके से दुश्मन समझती है। तो इन तमाम पहलुओं पर फैमिली काउंसलिंग की जरूरत है। उस पर अगर काम किया जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। और जहेज जो है इस मामले में, हम बहुत सारे लोग जो है खुदकुशी कहकर इसमें जो है मसाइल का इजहार कर रहे हैं, फतवे भी लगा रहे हैं। वो अपनी जगह है, शरई मसला है, यकीनन शरीयत इस्लामिया में जो वो हराम है, इससे इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पर जो वो जहेज का, क्योंकि आयशा कोई पहला वाकया नहीं है। गांव मोहल्लों में अगर हम जाकर घूमते हैं, हम तहकीक करते हैं, तो ऐसे सैकड़ों आयशा है जो खुदकुशी तो नहीं कर रही है, लेकिन पूरी जिंदगी उनकी जो है वो मरते हुए ही गुजर रही है। रोजाना कई बार वो मरती है और कई बार जीती है। और ये मामलात औरतों में भी है और कुछ मर्दों के साथ भी ऐसे मामलात है, क्योंकि जो लड़की है वो यकीनन किसी न किसी की, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वुमेन्स के ऊपर ये जुल्म है और ये मर्द वर्सेस औरत का मामला है, ऐसा नहीं है। तो इस पे भी काम की जरूरत है। इन तमाम पहलुओं पर मैं जो है इंशाल्लाह अगर लिखूंगा तो लिखने की कोशिश करूंगा। अजीज तालिब इल्मों, मैं बेहद माजरत खा हूँ कि यहीं पर हम अपने डिस्कशन को करते हैं, क्योंकि अभी जो बिल्कुल बाजू से जो आवाज़ आ रही है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू सबने जिस पर निशानदेही की वो मैं ज़रूर कहूँगा आखिर में, कि सुसाइड के हवाले से आमतौर पर यह माना जाता है कि मुसलमानों में चूंकि सुसाइड करना हराम है, इसीलिए काउंसलिंग का कोई बाज़ाब्ता तौर पर तसव्वुर नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप सबने बताया कि हर जगह इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जहाँ पर मुसलमान, चाहे वो नताइज को लेकर हो, जहेज को लेकर हो, हरासानी का हो, खुदकशी कर रहे हैं। तो इस मसले पर काउंसलिंग होनी चाहिए, खुदकशी को लेकर काउंसलिंग होनी चाहिए, तालीम को लेकर काउंसलिंग होनी चाहिए, शादी को लेकर काउंसलिंग होनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हम मुसलमान घर में जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है शायद वो हम उसको सही से समझ नहीं सके। तो कहीं ना कहीं वालिदैन की जिम्मेदारी है, और एट लार्ज सोसाइटी की सतह पर हम बात करें तो यकीनन हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी आती है। क्योंकि जो फ्राइडे का जो गैदरिंग होती है, जुम्मे का खुतबा जब सब जमा होते हैं, उस वक्त हमारा खतीब अगर इस तरह के मसाइल पर गाइड करे, इस तरह के मसाइल पर आवाम की रहबरी करे, तो यकीनन इस मसले से हम निमट सकते हैं। आप सबका शुक्रिया जिन लोगों ने इजहार ख्याल किया। हम चाहते थे सबको सुने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ से अभी बिल्कुल आप लोगों को बता दूं कि लिफ्ट के जो हवाले से काम हो रहा है यहाँ पर, हमारे डिपार्टमेंट में लिफ्ट नहीं थी, लेकिन लिफ्ट लगाने के लिए जो काम हो रहा है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन की जो आवाजें मशीनरी यूज हो रही है, उसकी वजह से शायद मेरी माइक से आपको बहुत ज्यादा नॉइज आ रही है। तो यहीं पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और आज की इस क्लास को यहीं खत्म करता हूं। आप लोगों का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल देखा, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, ताकि हम करंट अफेयर्स के इसी तरह की किसी इशू पर आप लोगों से बात करें और आप लोगों को सुने। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आए, और अगर डिबेट चाहते हैं तो बिल्कुल हम डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं। बेहद शुक्रिया, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सबको शामिल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम सर।